हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे द एयर एक्ट 1981। तो ये भी मेनली प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड एक्ट है। तो चलिए देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या है। एट फर्स्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वॉज द रिजल्ट ऑफ द एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है, जितना पॉल्यूशन बढ़ा है, तो उसके वजह से ये एयर एक्ट बनाना पड़ा एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से जितने सारे पॉल्यूशन, नए नए पॉल्यूटेंट ये सब आए हैं, एंड जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। एंड फॉर दिस रीजन द act is made. This is another act which is an offshoot of the Stockholm Conference is the Air Pollution Control Act of 1981. तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये एक और एक्ट है जो बनाया है। वो क्या है? द एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट ऑफ 1981। ये भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ही बनाया गया है। द एयर एक्ट वॉज ए लॉ passed by the Parliament of India to prevent and control the harmful effect of air pollution in India। तो एयर एक्ट ये लॉ भी पास हुआ है पार्लियामेंट में, जो एयर पोल्यूशन से जो हार्मफुल इफेक्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एंड एयर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, दिस एक्ट इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट का ये फर्स्ट स्टेप है। वो क्या है? वो है ये एक्ट जो बनाया गया है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। दिस एक्ट इज इनेक्टेड ऑन द सेम लाइन एज द वाटर एक्ट। तो जैसे वाटर एक्ट बना है वैसे ही एयर एक्ट बना है। इन दोनों एक्ट में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो वाटर एक्ट के जैसे ही ये एयर एक्ट है। तो वाटर एक्ट में जो जो वाटर के लिए किया गए थे वो सब यहाँ पे एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए किया गया है। The authorities advised under both the act are the same and so are their powers। तो वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट, इन दोनों का जो अथॉरिटीज है वो भी सब सेम है। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जॉइंट बोर्ड, ये सभी यहाँ पे भी है सेम, एंड इसका पावर भी सेम है। बट ये एयर कंट्रोल के लिए करता है एंड वाटर पोल्यूशन एक्ट में वाटर कंट्रोल के लिए करता है, मतलब वाटर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो पहला स्लाइड आई थिंक आपको समझ में आया। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट मेनली क्यों बनाया गया है? फॉर आफ्टर क्लाइमेट चेंज क्या क्या जो सब एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर, जैसे बहुत सारे एयर पॉल्यूटेंट नए नए आए हैं, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए गवर्नमेंट का ये फर्स्ट इनिशिएटिव है, वो है ये एक्ट बनाना। एंड इस एक्ट में जो जो मेथड वगैरह दिया गया है उसके ऊपर बेस करके एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर एंड टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड एबेट एयर पोल्यूशन इन द कंट्री। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली अब तक तो हमने यही कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव करना एयर क्वालिटी को। एयर पोल्यूशन कितना हो रहा है वो देखना, वो सर्वे करना एंड उसको कंट्रोल करना, प्रिवेंट करना, ये सभी है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। प्रोवाइडिंग फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड। यहाँ पे भी सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड जो वाटर बोर्ड में बनाया गया था वो सेम बोर्ड ही है, वो ही ये काम करता है। मतलब ये जो एयर एक्ट में जो जो काम दिया गया है वो सब वो सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड वही करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सा बोर्ड एयर प्रिवेंशन के लिए बनाया गया है? सेम एज वाटर एक्ट, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज स्टैब्लिश्ड। इसके वजह से सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये दो काम करता है, एक वाटर एक्ट रिलेटेड जो काम है वो सब करता है एंड एयर एक्ट रिलेटेड जो काम है ये सब करता है। इट हैज द जुरिस्डिक्शन ओवर द इंटायर कंट्री। द एयर एक्ट ऑल्सो मैंडेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड फॉर ऑल इंडियन स्टेट। तो इंडिया में जितने सारे स्टेट है वहाँ पे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बनाया गया है एयर एक्ट रिलेटेड ये सब काम करने के लिए। द एयर एक्ट 1981 ऑल्सो गिव दिस बोर्ड अप्रोप्रिएट पावर। तो एयर एक्ट 1981 यहाँ पे ये सब जो बोर्ड है, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सभी के ऊपर ये पावर दिया गया है कि वो एयर एक्ट रिलेटेड काम करे। देयर इज अ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर which the board will have and they have to work under
दैट एम्बिट। तो बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड क्या क्या पावर ये सब यहाँ पे सेट करके दिया गया है जिसके ऊपर ये काम करेगा। द सेंट्रल एंड ऑल स्टेट बोर्ड मस्ट ऑल्सो हैव अ चेयरमैन एंड ए फुल टाइम सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर देयर ऑपरेशन। तो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड में एक चेयरमैन एंड एक फुल टाइम सेक्रेटरी ये तो रहेगा ही। तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब के बारे में हमने वाटर पोल्यूशन एक्ट में इन डिटेल डिस्कस किया है। यहाँ पे हमने इन डिटेल डिस्कस नहीं किया है क्योंकि वो सेम ही है, अगर डिस्कस करते तो सेम ही डिस्कस करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया। तो आप अगर इसका डिटेल देखना चाहते हो तो आप वाटर एक्ट में देख सकते हो, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड में एक चेयरमैन एंड एक फुल टाइम सेक्रेटरी रहेगा, और भी जो लोग रहेगा वो सब हमने डिटेल वाटर एक्ट में डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर। अ मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड अदर देन द मेंबर सेक्रेटरी शैल होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। स्टेट बोर्ड का एक मेंबर कितना टाइम रहेगा ऑफिस में? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। जब से नॉमिनेट किया गया है उनसे 3 year तक ये रहेगा। अ मेंबर शैल इन स्पाइट ऑफ द expiration of the term continue to hold office until his successor enters the same। तो और एक भी प्रोसेस है यहाँ पे, जब तक उसके बदले में कोई दूसरा नहीं आ जाता है तब तक वो ऑफिस में रह सकता है। अ मेंबर ऑफ द स्टेट बोर्ड अदर देन द मेंबर सेक्रेटरी मे रिजाइन एट एनी टाइम बाय राइटिंग अ लेटर। तो स्टेट बोर्ड का एक मेंबर कभी भी रिजाइन कर सकता है एक लेटर लिख के। किसको एड्रेस करके? वो लेटर उसको लिखना पड़ेगा। इन केस ऑफ द चेयरमैन टू द स्टेट बोर्ड, ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड का जो चेयरमैन है उनको एड्रेस करना है। इन एनी अदर केस टू द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड द सीट ऑफ द चेयरमैन और एनी सच अदर मेंबर शैल देयर अपन बिकम वैकेंट। तो चेयरमैन अगर नहीं रहता है उसके बदले में जो वहाँ पे रहेगा उसको ही आपको एड्रेस करके ये लेटर आपको लिखना है। A member of the state board shall be deemed to have vacated this seat if he is absent without reason sufficient in the opinion of the state board। स्टेट बोर्ड का एक मेंबर अगर कोई भी सफिशिएंट रीज़न मतलब नहीं दिखा के एब्सेंट होता है बहुत दिन तक फ्रॉम 3 consecutive मीटिंग ऑफ द स्टेट बोर्ड, एंड स्टेट बोर्ड का 3 जो मीटिंग है वो अटेंड नहीं करता है एंड कोई सफिशिएंट रीज़न भी नहीं दिखाता है, तो उसको उसका सीट छोड़ना पड़ेगा, मतलब उसको उधर से निकाला जाएगा। अ कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड शैल बी फिल्ड बाय ए फ्रेश नॉमिनेशन एंड द पर्सन सो नॉमिनेटेड शैल होल्ड ऑफिसर ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म फॉर विच द ओरिजिनल मेंबर वाज नॉमिनेटेड। उसके बाद जो वैकेंसी वहाँ पे निकलेगा उसके लिए अलग से नॉमिनेशन दिया जाएगा एंड उसके ऊपर बेस करके पर्सन वहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे मेनली क्या कह रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर। एक मेंबर का सर्विस में क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है। एक मेंबर आफ्टर नॉमिनेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वो रहेगा 3 years एंड जब तक कोई दूसरा नहीं आ जाता है तब तक वो वहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। अगर उसको रिज़ाइन करना है तो उसको एड्रेस करके लिखना है चेयरमैन को। अगर चेयरमैन नहीं रहता है तो उसके बदले में जो रहेगा उसको एड्रेस करके उसको लिखना है। अगर कोई एक मेंबर 3 consecutive मीटिंग ऑफ द स्टेट बोर्ड अटेंड नहीं करता है एंड कोई सफिशिएंट इम्पॉर्टेंट रीज़न भी नहीं दिखाता है तो उसको उधर से हटा दिया जाएगा। कैजुअल वैकेंसी अगर यहाँ पे निकलेगा मतलब उसको उधर से हटा दिया गया है तो वहाँ पे एक वैकेंसी निकल के आया एंड उसको फिल करने के लिए फिर से नॉमिनेशन दिया जाएगा एंड जिसको लगे के लेना चाहिए उसे इस जगह पे लिया जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, डिसक्वालिफिकेशन। नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल और स्टेट बोर्ड। कौन कौन यहाँ पे नहीं रह सकता है? हु इज एडजस्टेड इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर ऑफ बीइंग ऑफ अनसाउंड माइंड बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। मतलब कोई एक कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि ये ठीक नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं रह सकता है। ये सब मेनली हमने वाटर एक्ट में डिस्कस किया है। एयर एक्ट में ये सब सिमिलरिटी है वाटर एक्ट के साथ। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ डिस्कस करेंगे आज, सिमिलरिटी विथ वाटर एक्ट एंड डिफरेंस बिटवीन वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। तो ये सब जो है सिमिलरिटीज है, जैसे बोर्ड्स एयर एक्ट में जो है वाटर एक्ट में भी सेम है। वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड
दोनों ही मिलके ही एयर एक्ट का काम करता है एंड वाटर एक्ट का काम करता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ये सब भी सेम है, वहाँ पे भी मेंबर जो रहता था यहाँ पे भी मेंबर सेम लोग ही है। डिस्क्वालिफिकेशन भी सेम है, मतलब ये सब अगर होता है कोई एक मेंबर के अंदर तो वो इस पद के लिए डिस्क्वालीफाई होगा। तो वो मेनली क्या क्या है, कोर्ट को अगर लगता है कि ये पर्सन ठीक नहीं है तो वो यहाँ पे नहीं रहेगा। हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, अगर कोई ऑफेंस किया है वो भी यहाँ पे नहीं रह सकता है। हैज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टनर्ड ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट इन एनी फार्म कैरिंग द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर सेल और हायरिंग ऑफ मशीनरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एयर फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो कोई भी बिजनेसमैन एंड मैन्युफैक्चर कंपनी के साथ शेयर में है ऐसा लोग ये सब यहाँ पे नहीं रह पाएगा, मतलब इस पद में ये सब नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन दिया गया है। द एयर एक्ट फ्रेमवर्क इज सिमिलर टू दैट ऑफ द वाटर एक्ट ऑफ 1974। तो हमने पहले ही कहा ये एयर एक्ट का जो फ्रेमवर्क है, काम करने का जो तरीका है, ये सब वाटर एक्ट 1974 जैसा था वैसा ही है। वहाँ पे वाटर पोल्यूशन रिलेटेड काम होता था, यहाँ पे एयर पोल्यूशन रिलेटेड काम होगा। द एयर एक्ट एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट बोर्ड एस्टैब्लिश्ड अंडर द वाटर एक्ट टू इंक्लूड एयर पोल्यूशन कंट्रोल। तो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड जो सब बनाया गया था वाटर एक्ट के लिए, वो उनको ही ये मतलब काम दिया गया है। एक्सटेंडेड वर्क ऑफ एयर एक्ट, मतलब वही सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड वाटर एक्ट का भी काम करेगा एंड एयर एक्ट का भी काम करेगा। इट इज मैंडेटेड दैट द स्टेट इम्पोज एमिशन standard for industries and automobiles after reviewing with the central board and considering its air quality standard as per the AQI, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो स्टेट पहले देखेगा जो इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल्स जो कंपनी है, इन सब का रिव्यू देखेगा एंड सेंट्रल बोर्ड के साथ डिस्कस करेगा एंड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड ये बनाएगा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बनाया जाता है। जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, जैसे ये स्टैंडर्ड एक बनाया गया है, इसके ऊपर आप पॉल्यूशन नहीं फैला सकते हो एंड वो इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल जो कंपनी है सबको वो इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया जाएगा, जो बनाएगा स्टेट बोर्ड एंड सेंट्रल बोर्ड दो मिलकर। नेक्स्ट क्या है, देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन अंडर द एयर पोल्यूशन एक्ट फॉर SPCV दैट स्टेट that they are free to test any facilities and can collect fly ash and dust sample from any source of the purpose of examination। तो यहाँ पे प्रोविजन में दिया गया है जो एयर पोल्यूशन एक्ट फॉर SPCV दैट SPCV मतलब एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके अंदर का जो लोग है वो सब कुछ फैसिलिटी उनको दिया जाएगा कलेक्ट करने के लिए, फ्लाई ऐश कलेक्ट करना, डस्ट कलेक्ट करना एज ए सैम्पल। उसके बाद तो वो देखेगा कि उसमें कितना पोल्यूशन है, फिर जाके वो प्रिवेंशन लेगा। तो यहाँ पे इस प्रोविजन के अंडर जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको पूरा फ्री ये पावर दिया गया है एंड जो सब फैसिलिटीज़ उनको चाहिए वो सब दिया गया है कि वो कभी भी कलेक्ट कर सकता है, फ्लाई ऐश, डस्ट ये सब कलेक्ट कर सकता है एंड एज ए सैम्पल एंड उनको एग्जामिन कर सकता है कितना पोल्यूशन उनमें है एंड उसको कैसे प्रिवेंशन किया जाए उसके लिए। इन 1987 अमेंडमेंट टू द एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑल्सो इंक्लूडेड नॉइस पोल्यूशन टू रिड्यूस इट। तो 1981 में ये एयर एक्ट बना है, उसके बाद 1987 में इसके अंदर नॉइस पोल्यूशन को भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि नॉइस पोल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो इसको एयर पोल्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया है। इन 1987 ऑल ऑपरेशनल इंडस्ट्रीज इनसाइड specified air pollution control zone are directed by the air act to obtain a permit from the state board। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल जोन के अंदर जो सब इंडस्ट्रीज है तो उसको परमिशन लेना पड़ेगा स्टेट बोर्ड से एंड वहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड दिया गया है, एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड जो दिया गया है उसके ऊपर बेस करके ही उसका काम ये सब करना होगा। इन द स्टेट वेयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर ऑलरेडी क्रिएटेड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन मस्ट ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इट्स लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जो सब स्टेट में वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसे SPCV
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मतलब CPCB ये सब बनाया गया है, पहले से ही है वो सब स्टेट में, तो उसको ही फिर से एयर पोल्यूशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाएगा। एंड जो सब स्टेट में ये नहीं बनाया गया है वहाँ पे नए तरीके से ये सब बोर्ड बनाया जाएगा एंड उसको ये सब काम का पावर ये सब दिया जाएगा। तो प्रोविजन में मेनली हमने क्या देखा है यहाँ पे, एक तो एयर पोल्यूशन एक्ट का जो फ्रेमवर्क है वो सिमिलर है लाइक वाटर एक्ट ऑफ 1974 एंड जो सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड जो अथॉरिटी स्टैब्लिश हुआ है वाटर एक्ट में वो ही ये एयर एक्ट का काम ये सब करेगा। एंड जो इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल्स उसका जो एमिशन हो रहा है एयर में, तो उसके लिए एक एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया जाएगा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक होगा। एंड जिस जगह पे वाटर पोल्यूशन रिलेटेड ये सब बोर्ड वगैरह बनाया गया है उसको उसके अंदर ये एयर एक्ट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये इंक्लूड किया जाएगा। एंड जहाँ पे नहीं बनाया गया है उस जगह पे ये नए तरीके से बनाया जाएगा एंड उसको ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। और एक प्रोविजन में क्या है, जो एयर पोल्यूशन एक्ट रिलेटेड जो SPCB का जो स्टेट है मतलब सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का जो स्टेट है उनको ये पावर फ्री में दिया गया है एंड कोई भी फैसिलिटीज अगर उसको चाहिए वो उसको मिलेगा फॉर टेस्ट करने के लिए, कोई भी कलेक्ट करने के लिए फ्लाई ऐश डस्ट सैंपल के हिसाब में इसको कलेक्ट करने के लिए वो कभी भी कलेक्ट कर सकता है, ऐसा पावर उनको है। एंड एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियसली उसको एग्जामिन करने के लिए कितना पोल्यूटेड वो एरिया हो रहा है, इसके वजह से मतलब ये जो पावर है इसको ये स्टेट बोर्ड को दिया गया है। तो इतने सारे प्रोविजन है एयर एक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्या है, यूनिक पावर वेस्टेड विद द एयर बोर्ड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो यूनिक पावर क्या क्या है, अनलाइक द वाटर बोर्ड द एयर बोर्ड हैव सर्टेन यूनिक पावर्स। तो वाटर बोर्ड में जो जो पावर दिया गया था वो सभी यहाँ पे सेम है, वो उस बोर्ड में वाटर रिलेटेड होता था, यहाँ पे एयर रिलेटेड होगा। इनको छोड़ के भी और भी बहुत सारी यूनिक पावर यहाँ पे है, वो क्या क्या है वो अब देखेंगे। द यूनिक पावर में मेनली क्या क्या है, यहाँ पे जो एयर पोल्यूशन एरिया डिक्लेयर करने का पावर यहाँ पे दिया गया है, तो मैंने अभी कहा। और एक है जो स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट बोर्ड के साथ कंसल्ट करके ये डिसाइड करेगा कि वो उस स्टेट के अंदर जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया कौन सा है वो ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के साथ कंसल्ट करके वो डिक्लेयर करेगा। ऑल्टर एनी एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया बाय एक्सटेंशन और रिडक्शन। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया इनको एक्सटेंड किया जाएगा या रिडक्ट किया जाएगा, वो भी ये स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के साथ डिस्कस करके डिसाइड करेगा। डिक्लेयर ए न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया बाय मार्जिंग वन और मोर एग्जिस्टिंग कंट्रोल एरिया और पार्ट ऑफ देयर। एंड और एक न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया जो पहले से एग्जिस्ट करता था ऐसा एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया उनके साथ मिलके एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करना, ये भी इसके पावर के अंदर है। तो अब तक हमने मेनली क्या क्या देखा, यूनिक पावर में एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करने का पावर मेनली यहाँ पे है। वो न्यू एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया भी हो सकता है, उसको रिडक्ट करने का पावर भी हो सकता है, एक्सटेंड करने का पावर भी हो सकता है। ये सभी डिक्लेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के साथ डिस्कस करके। स्टेट बोर्ड मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनके साथ डिस्कस करके ये सब डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बोर्ड आफ्टर कंसल्टेशन अराइव्स एट द ओपिनियन दैट द यूज ऑफ एनी फ्यूल अदर देन एनी अप्रूव्ड फ्यूल इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बोर्ड कंसल्ट करके अगर एक जगह पे आते हैं कि कोई एक ऐसा फ्यूल जो है उसके वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो तब वो क्या करेगा, इट मे बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट द यूज ऑफ सच फ्यूल इन सच एरिया विथ इफेक्ट फ्रॉम नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन। एंड उसके बाद वो क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन देगा कि वो जो फ्यूल है वो उस एरिया में आप यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड ये इफेक्ट होगा कब से, जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश होगा उनके 3 months के अंदर ही आपको वो फ्यूल यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के साथ डिस्कस करके अगर ऐसा एक
नतीजे पे आता है कि कोई एक फ्यूल के वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है कोई एक स्पेसिफिक जगह पे, तब क्या करेगा, वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा एंड वो जो फ्यूल की वजह से हो रहा है पोल्यूशन उसको यूज़ नहीं करने के लिए कहेगा। एंड वो कब से होगा, जब वो पब्लिश होगा वो डेट, मतलब वो नोटिफिकेशन जब पब्लिश होगा तब से 3 मंथ के अंदर। तो अगर कोई नॉन फ्यूल की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है कोई एक जगह पे, तो वो भी नोटिफिकेशन जारी करके बंद ये कर सकता है, मतलब गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड के साथ कंसल्ट करके वो भी बंद कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट गिव्स द पावर टू इंस्ट्रक्ट अथॉरिटीज फॉर इंश्योरिंग स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल जो सब कंपनी है, इंडस्ट्री है, उनसे जो सब मतलब एमिशन हो रहा है उसका एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड भी वो डिसाइड करेगा एंड उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि इस स्टैंडर्ड के ऊपर आप एमिशन नहीं कर सकते हो। द एक्ट ले डाउन दैट विदाउट द प्रीवियस कंसेंट ऑफ स्टेट बोर्ड नो पर्सन शैल एस्टैब्लिश और ऑपरेट एनी इंडस्ट्रियल प्लांट इन एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया। तो स्टेट बोर्ड के साथ बिना कंसल्ट करके कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में नहीं बना सकता है कोई भी लोग। तो ये भी इसका जो पावर है उसके अंदर है। तो अब तक पावर में मेनली हमने क्या देखा, एक तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करेगा वो स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट बोर्ड दो एक साथ मिलके डिसाइड करेगा कौन सा एरिया एज ए एयर पोल्यूशन एरिया उनको डिक्लेयर करना है। अगर उसको एक्सटेंड करना है, उसको रिडक्ट करना है, वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके वो डिक्लेयर करेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर इन दोनों को लगता है कोई एक फ्यूल के वजह से एंड कोई एक नॉन फ्यूल चीज़ जिसके वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो नोटिफिकेशन जारी करके वो दोनों ही यूज़ करना वो बंद कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, और एक है कोई भी इंडस्ट्रियल प्लांट स्टेट बोर्ड के परमिशन के बिना यहाँ पे नहीं बना पाएगा एंड ऑटोमोबाइल से जो सब एमिशन होता है उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिसके ऊपर वो एमिशन नहीं कर सकता है। तो ये सब इनके यूनिक पावर के अंदर है जो वाटर एक्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि वाटर एक्ट में ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एयर रिलेटेड एक्ट है, तो ये सिर्फ इस एक्ट के लिए ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंस हो गया जो वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट के अंदर है। द पर्सन to whom consent has been granted shall comply with the following. The control equipment as specified by the board shall be installed and operated in the visiting premises of the industry. तो जो सब कंट्रोल इक्विपमेंट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो सब इंडस्ट्री में, वो सब बोर्ड का कोई भी लोग कभी भी जाके वो विजिट कर सकता है एंड देख सकता है वो इक्विपमेंट कैसे काम कर रहा है। इफ एनी कंट्रोल इक्विपमेंट करेंटली एग्जिस्ट दे शैल बी ऑल्टर्ड और रिप्लेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टेट बोर्ड। अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट अभी भी है वहाँ पे जो ठीक से काम नहीं कर रहा है एंड पॉल्यूशन ज़्यादा फैला रहा है, तो स्टेट बोर्ड के डायरेक्शन के मुताबिक ही उसको ऑल्टर करना है एंड उसको रिप्लेस भी करना है उसको। सच इक्विपमेंट शैल एट ऑल टाइम बी केप्ट इन गुड रनिंग कंडीशन। मतलब इसका मेन रीज़न क्या है, जो सब इक्विपमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाएगा वो सब हमेशा एवरी टाइम गुड रनिंग कंडीशन में रहना चाहिए। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो स्टेट बोर्ड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसको रिप्लेस करना है और उसको ऑल्टर करना है। ठीक है, तो सभी इक्विपमेंट जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एयर पोल्यूशन कंट्रोल जो स्टैंडर्ड यहाँ पे बनाया गया है उसके ऊपर ही बेस करके एंड स्टेट बोर्ड के साथ डिस्कस करके। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट states that person carrying on industries shall not allow emission of air pollution in excess of standard laid down by the state board. Obviously ये हमने पहले ही कहा है, जो स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड के द्वारा पहले दिया गया है उसके ऊपर ये इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन एमिट नहीं कर सकता है। इट गिव्स पावर टू द बोर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट ऑफ रिस्ट्रेनिंग पर्सन फॉर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। तो
यहाँ पे बोर्ड को एक और एक पावर भी दिया गया है। कोई एक लोग अगर एयर पोल्यूशन फैलाता है, मतलब स्टैंडर्ड जो यहाँ पे दिया गया है उसके ऊपर भी एयर पोल्यूशन करता है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन और कोर्ट को पेश कर सकता है। अगर ऐसा होता है कोई एक इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्लांट की वजह से कोई एक पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, तो उसके लिए भी वो एक एप्लीकेशन कोर्ट को दे सकता है, ऐसा पावर भी है। अगर कोई एक पर्सन की वजह से एयर पोल्यूशन फैलाता है उसके लिए भी वो कोर्ट को एप्लीकेशन कर सकता है उसके ऊपर। एंड कोई एक इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल प्लांट की वजह से भी अगर एयर पोल्यूशन फैलता है तो उसके ऊपर भी वो कोर्ट को एप्लीकेशन भेज सकता है। तो ये सब पावर इनको है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट डील विद द पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन वेस्टेड इन ए स्टेट बोर्ड। तो यहाँ पे और एक पावर भी दिया गया है, जो यहाँ पे ऑफिसर है इन सब बोर्ड में, जैसे स्टेट बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, वो कभी भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री में जा सकता है एंड इंस्पेक्ट कर सकता है कि इक्विपमेंट वगैरह सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, स्टैंडर्ड जो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है उसके ऊपर एयर पोल्यूशन एमिट हो रहा है कि नहीं, वो सब इंस्पेक्ट करने के लिए वो कभी भी जा सकता है, ये पावर उसके पास है। एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय द स्टेट बोर्ड हैव द राइट टू एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी प्रेमिसेस फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो किस किस काम के लिए वो जा सकता है कोई भी जगह पे कभी भी, फॉर परफॉर्मिंग एनी फंक्शन एंट्रस्टेड बाय द स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड के द्वारा अगर कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए वो जा सकता है। फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑन एनी नोटिस, ऑर्डर, डायरेक्शन और ऑथराइजेशन सर्व्ड हैज़ बीन कंपाइल्ड विथ। अगर कोई भी नोटिस, ऑर्डर, ये सब जो प्रोविजन में आया है वो देने के लिए, इस पर्पस भी वो जा सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग कंट्रोल इक्विपमेंट। तो इंडस्ट्री में जो सब इक्विपमेंट है उनको टेस्ट करने के लिए, उनको इंस्पेक्ट करने के लिए कि वो सही से चल रहा है कि नहीं, पॉल्यूशन कितना फैला रहा है, इन सब काम के लिए वो जा सकता है। अगर उसको लगे कि कोई एक जगह पे कोई ऑफेंस हो रहा है तो उसको विजिट करने के लिए भी वो जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्री में जो पर्सन ये सब ऑपरेट कर रहा है, जैसे इक्विपमेंट वगैरह कंट्रोल करना, ये सब ऑपरेट कर रहा है, तो जब कोई स्टेट बोर्ड का कोई असिस्टेंस और कोई ऐसा ऑफिसर वहाँ पे जाएगा विजिट करने के लिए एंड इंस्पेक्ट करने के लिए, तो उनको वो जो पर्सन है इंडस्ट्री का, उनको असिस्ट करना है। अगर वो विदाउट रीजनेबल कॉज ये नहीं करता है तो एज ए ऑफेंस वो माना जाएगा। इफ एनी पर्सन विथफुली डिले और ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय द स्टेट बोर्ड इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, ही शैल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा एक लोग भी होता है जो स्टेट बोर्ड का कोई ऑफिसर हो, अगर कोई काम कर रहा है तो उसके काम को डिले करना एंड उनमें ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट करना, ये सब करता है तो वो भी एज ए ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द एक्ट डील विद द पावर टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का पावर भी इस एक्ट को है। स्टेट बोर्ड का कोई एक ऑफिसर जिसको ये पावर है, मतलब ये कर सकता है, वो कभी भी वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड जो सब चीज़ें हैं, जैसे टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट कैसा है वहाँ पे एंड कितना पॉल्यूशन वो फैला रहा है, ये सब वेरीफाई करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इन सब का जो पावर है वो ये यहाँ पे है, वो ऑफिसर कभी भी ये कर सकता है। द स्टेट बोर्ड और सच अदर ऑफिसर एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड शैल हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस वेयर दीज आर लोकेटेड। तो इंस्पेक्ट करने का पावर भी है यहाँ पे, मतलब जहाँ पे ये हो रहा है ये सब काम, पॉल्यूटेंट वगैरह देखना, कितने टाइप का पॉल्यूटेंट उधर से एमिट हो रहा है, कितना पॉल्यूशन फैला रहा है एंड जिस जगह से ये हो रहा है उसको इंस्पेक्ट करने का राइट भी इन सब ऑफिसर को है यहाँ पे। द एक्ट एम्पावर्ड द स्टेट बोर्ड द पावर टू टेक सैंपल ऑफ एयर एमिशन एंड लेस डाउन द प्रोसीड्यूर टू बी अडॉप्टेड इन कनेक्शन विद द सेम। एयर रिलेटेड सैंपल ये सब कलेक्ट करने का पावर भी है एंड सैंपल कलेक्ट करने के बाद उनको कैसे एग्जामिन करना है, कैसे रिपोर्ट बनाना है, इन सब का पावर भी इस एक्ट में दिया गया है। फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस सैंपल ऑफ एयर और एमिशन फ्रॉम चिमनी, फ्लू और डस्ट। तो इन सब जगह से वो कभी भी सैंपल कलेक्ट कर सकता है एनालिसिस करने के लिए कितना एयर पोल्यूशन उस जगह पे हो रहा है, इस पर्पस वो कभी भी सैंपल
वो कभी भी सैंपल इस सब जगह से कलेक्ट कर सकता है। सैंपल शैल बी टेकन आफ्टर सर्विंग अ नोटिस इंडिकेटिंग द इंटेंशन टू टेक सच सैंपल एंड एनालाइज द सेम। तो सैंपल कलेक्ट करने के पहले उनको एक नोटिस देना है कि किस पर्पस वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है एंड क्यों कर रहा है, ये लिख के ऐसा एक नोटिस उसको पहले उस जगह का जो ऑक्यूपायर है, जो लोग इंचार्ज है उस जगह पे भेजना है। उसके बाद वो सैंपल कलेक्ट कर सकता है। सैंपल शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्यूपायर और हिज एजेंट। तो सैंपल कब कलेक्ट कर सकते हो? जब वो ऑक्यूपर और एजेंट और इंचार्ज उस जगह का जो भी होगा तो वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तभी आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हो। एंड द सैंपल सो टेकन शैल बी सील्ड एंड साइंड बाय द पर्सन टेकिंग द सैंपल एंड द ऑक्यूपायर और हिज एजेंट। तो सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, उसको सील करके लेके जाएगा एक कंटेनर में एंड वहाँ पे जो ऑक्यूपायर था, जो इंचार्ज था, वो भी साइन करेगा एंड जो सैंपल कलेक्ट कर रहा है वो भी साइन करेगा। तो सैंपल कलेक्शन के लिए मेनली यहाँ पे क्या क्या पावर दिया गया है। सैंपल कलेक्शन कोई एक ऑफिसर स्टेट बोर्ड का कभी भी कर सकता है कोई एक जगह के ऊपर, एंड उसके लिए पहले उसको क्या करना है, एक नोटिस साफ करना है कि वो करना चाहता है, उसके बाद वो करेगा। एंड जो ऑक्यूपायर है एंड जो एजेंट है और जो इंचार्ज है उस जगह का बेसिकली वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, तभी वो सैंपल कलेक्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं। सैंपल कलेक्शन के बाद वो एक कंटेनर में सील करके लेके जाएगा एंड जो एजेंट है वो भी वहाँ पे साइन करेगा एंड जो पर्सन जो कलेक्ट कर रहा है सैंपल वो भी वहाँ पे साइन करेगा, तब जाके ये प्रोसीडियर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्या है, द स्टेट एयर लेबोरेटरी। तो इस सैंपल कलेक्शन के बाद वो लेबोरेटरी में लेके जाना पड़ेगा एंड एग्जामिन करना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन कितना है उस जगह पे, तो उसके लिए एयर लेबोरेटरी भी बनाना पड़ेगा। तो स्टेट एयर लेबोरेटरी कैसे बनाया? स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ये बनाया है स्टेट एयर लेबोरेटरी एग्जामिन करने के लिए एयर पोल्यूशन। द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट बोर्ड। तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट हर वक्त ही एयर पोल्यूशन रिलेटेड अगर कोई काम करना होगा तो स्टेट बोर्ड के साथ कंसल्ट करके ही वो काम करेगा। द फंक्शन ऑफ द स्टेट एयर लेबोरेटरी, द प्रोसीड्यूर फॉर सबमिशन ऑफ सैंपल ऑफ एयर एमिशन फॉर एनालिसिस इंक्लूडिंग द फी पेबल फॉर द पर्पस। तो सैंपल जो कलेक्ट होगा वो यहाँ पे सबमिशन करना एंड फ़ी कितना लगेगा इन पर्पस, तो वो सब भी इस स्टेट या लेबोरेटरी बनाने के टाइम पे इस एक्ट के अंदर सभी दिया गया है। कौन सा पर्सन यहाँ पे अपॉइंट होगा इस एक्ट में, उसका क्वालिफिकेशन कितना होगा वो भी गवर्नमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा स्टेट बोर्ड के साथ डिस्कस करके। Analyst for the analysis of air samples sent to the laboratory. The report of the analyst shall be used as evidence in proceeding under the act. तो सैंपल क्रिएट करने के बाद वो एनालिसिस करने के लिए लिया जाएगा लेबोरेटरी में एंड वो एज ए एविडेंस वो रहेगा यहाँ पे। Once the state board gives an order, any person feeling aggrieved by the same may prefer and appellate authority within 30 days. तो स्टेट बोर्ड जो ऑर्डर देगा अगर सभी लोग को 30 डेज के अंदर वो मानना पड़ेगा। द एक्ट स्टेट दैट द बोर्ड में इशू डायरेक्शन फॉर, तो डायरेक्शन क्या क्या दे सकता है ये बोर्ड, द क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस। कोई भी इंडस्ट्री को बंद करने का, उसको प्रोहिबिट करने का, क्लोज करने का ये प्रोहिबिशन ये यहाँ पे दे सकता है बोर्ड। द स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड अदर सर्विसेज टू द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। तो जो इंडस्ट्री पॉल्यूशन फैला रहा है उनको स्टॉप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर का सप्लाई, ये सब बंद करने का जो पावर है वो भी यहाँ पे वो दे सकता है। नेक्स्ट क्या है, पेनल्टीज अंडर द एक्ट। यहाँ पे जो सब प्रोविजन दिया गया है वो अगर नहीं मानता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 ईयर से कम तो नहीं एंड 6 मंथ्स 1 ईयर से, मतलब 6 मंथ से 1 ईयर के अंदर का एक इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकता है एंड वो अगर कंटिन्यू रहा तो एक्सटेंड हो सकता है 6 ईयर तक।
If failure continues, an additional fine up to 5,000 for every additional day. अगर ये फेलियर चलता रहा तो एडिशनल फाइन 5,000 पर डे उसको भरना पड़ सकता है. इफ़ द फेलियर कंटिन्यू बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द डे ऑफ द कन्विक्शन, अगर 1 ईयर तक ये फेलियर कंटिन्यू होता है तो उनके लिए उसको 2 ईयर से मतलब कम नहीं, एज ए 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकता है एंड 7 ईयर तक वो इम्प्रिजनमेंट का प्रोसेस चल सकता है. मतलब 2 ईयर्स से 7 ईयर्स का एक इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे हो सकता है. नेक्स्ट क्या है, एडिशनल पेनल्टीज. यहाँ पे एडिशनल पेनल्टीज क्या क्या है. इट स्टेट दैट हुएवर डिस्ट्रॉय, पुल्स डाउन, रिमूव, इंजुरीज, डिफेसेस एनी पिलर पोस्ट फ्रॉम द ग्राउंड. तो जो ये सब डिस्ट्रॉय करेगा या यहाँ पे जो सब रिकॉर्ड वगैरह होगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा एंड जो इंज्योर करेगा तो उनके लिए भी पेनल्टी यहाँ पे अलग से है. और ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग हिज पावर. अगर कोई एक ऑफिसर उसका जो काम कर रहा है उसके काम में ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसको नहीं करने देना, ये सब काम अगर कोई करता है तो उसको भी यहाँ पे मतलब पेनल्टी होगा. और डैमेज एनी वर्क और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द बोर्ड. तो बोर्ड का कोई प्रॉपर्टी, कोई वर्क अगर डैमेज करता है कोई तो उसके लिए भी पेनल्टी है. और फेल टू इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड ले डाउन बाय द बोर्ड टू द अथॉरिटीज़. तो जो सब एमिशन यहाँ पे स्टैंडर्ड यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है वो अगर नहीं मानता है तो उसके लिए भी पेनल्टी से. और गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन और एनी पार्टिकुलर एस्पेक्ट शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 months और विथ ए फाइन ऑफ ₹10,000 एंड बोथ. अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, जानबूझ के देता है कि ये फॉल्स था फिर भी दिया है, तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट 3 months का हो सकता है एंड 10,000 का एक फाइन भरना पड़ सकता है एंड दोनों भी करना हो सकता है. डिस्टिंक्शन बिटवीन द एयर एक्ट एंड द वाटर एक्ट. बोथ द एयर एंड द वाटर एक्ट आर आइडेंटिकल. ऑब्वियसली दो अलग अलग है, अलग अलग आइडेंटिटी है दोनों का. ये एयर एक्ट एयर के लिए काम करता है एंड वाटर एक्ट वाटर के लिए काम करता है. द ऑथोरिटीज अंडर द एक्ट आर द सेम विथ आइडेंटिकल पावर. जो ऑथोरिटीज है मतलब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जॉइंट बोर्ड, ये सब जो है ये सब सेम है एंड उसका काम भी यहाँ पे सेम है. वाटर रिलेटेड काम अलग से एंड एयर रिलेटेड काम अलग से. द डिस्टिंक्शन इमर्जेस इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट दैट द एयर एक्ट स्पेसिफाइज एयर कंट्रोल जोन. एयर एक्ट में एयर कंट्रोल जोन अलग से बनाया जाएगा. इंक्लूड नॉइस पोल्यूशन, यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन भी इंक्लूड किया गया है. रेफर टू कंट्रोल पोल्यूशन कॉज्ड बाय व्हीकल. व्हीकल से जो सब पोल्यूशन होता है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, उसको कंट्रोल करना यहाँ पे इंक्लूड किया गया है. और डिस्टिंक्शन आपको समझ में आया एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट में. मेनली एयर एक्ट एंड वाटर एक्ट इसका जो काम है, पावर ही, ये सब सेम ही है. तो एयर एक्ट में एयर रिलेटेड काम होता है, एयर पोल्यूशन रिलेटेड. वाटर एक्ट में वाटर पोल्यूशन रिलेटेड. बोर्ड्स भी यहाँ पे सेम है, दो वो बोर्ड ही ये दो काम करता है, एयर रिलेटेड एंड वाटर रिलेटेड. यहाँ पे एयर पोल्यूशन में नॉइस पोल्यूशन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है एंड व्हीकल से जो सब पोल्यूशन होता है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो आई थिंक आज का एयर एक्ट 1981 आपको समझ में आ गया है. ये बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही ईजी है. अगर वाटर एक्ट आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से समझते हो तो एयर एक्ट आप इजीली समझ जाओगे एंड इजीली आपको याद रहेगा. फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं. And if this video is helpful to you then please subscribe Room to Geography. मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.